चीज़ें किसी भी मुल्क का कौमी खजाना होती हैं और मुल्की मईशत चलाने में इनका अहम किरदार होता है। पाकिस्तान के लिए मैंग्रोव्स के जंगलात खुदा का बेहतरीन तोहफा हैं। मैंग्रोव्स के ये खूबसूरत जंगलात सूबे सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पर तकसीम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा सूबे सिंध में पाया जाता है। कराची में कोरंगी क्रीक और इब्राहिम हैदरी के साहिली इलाकों में मौजूद मैंग्रोव्स के जंगलात की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। वहीं यहाँ रहने वाले सैकड़ों माहीगीरों को रोजगार फराहम करने का बड़ा जरिया भी है। मैंग्रोव्स के जंगलात साहिली आबादियों को कुदरती आफात से बचाने के साथ साथ समंदरी हयात को भी पनाह देते हैं। लेकिन अफसोस, जिस तोहफे की हमको कद्र करनी थी, आज उसी का वजूद इंसानों की वजह से खतरे में है। तजारती मकासद के लिए इनकी कटाई बेकदरी और बेखौफी से की जा रही है और लकड़ी को इंतहाई कम कीमत में मुख्तलिफ होटल्स, फूड फैक्ट्रियों और तंदूर वालों को बेचा जा रहा है, ये सोचे बगैर कि अगर ये कीमती दरख्त खत्म हो गए तो रोजगार के साथ साथ कई कुदरती आफात का सामना भी करना पड़ सकता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में मौजूद मैंग्रोव्स के खूबसूरत जंगलात और वहाँ का कुदरती हुस्न हर देखने वाली आँख को हैरत ज़दा कर देता है और ऐसे सहर में मुब्तला कर देता है जिससे निकलने को किसी भी इंसान का दिल नहीं चाहेगा। ये जंगलात साहिली पट्टी पर आबाद माहीगीरों को रोजगार फराहम करने के साथ साथ मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और एक कसीर सरमाए का ज़रे मुबादला कमाने का सबब भी हैं। लेकिन सियाने कहते हैं कि लालच बुरी बला है और इसी लालच और जाती मफाद ने मैंग्रोव्स के जंगलात को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। आज जिस तरह इनको बेदर्दी से काट कर कीमती लकड़ियों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इनकी हिफाजत के लिए मुतालिका इदारों और मकामी कम्युनिटीज़ को अपना फाल किरदार अदा करना होगा। चश्मा गोट है और ये माहीगीरों की बस्ती है और यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स के दरख्त जो है वो कटे हुए नज़र आ रहे हैं। इन मैंग्रोव्स के जंगलात को बेसिकली तजारती मकासद के लिए काटा जाता है और इसकी जो लकड़ी होती है वो इंतहाई कम कीमत में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बेची जाती है, जिससे मैंग्रोव्स के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा हो गया है। अगर हम बात करें माहीगीरी की सनत की तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अफराद को यहाँ पर रोज़गार और ज़रिया माश मिलता है। और अगर मैंग्रोव्स के जंगलात की बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान में मैंग्रोव्स के जंगलात मौजूद हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा सिंध में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चश्मा गोट है और यहाँ के जो रिहायशी हैं बेसिकली जो जिनका जो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं और इस तरह का काम करते हैं, वो उनको हालांकि ये पता है कि ये जो मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं ये आबी हयात को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी अफजाइश में कितना इजाफा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लालच में मैंग्रोव्स को काट रहे हैं। और ये लकड़ियाँ इसी बात का सबूत है कि यहाँ से ये जाएंगी और जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई होंगी। नाज़रीन, इस वक्त हम इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं रेडी गोड ये कहलाता है, ठीक है, रेडी गोड का इलाका है और यहाँ पर दूर आपको ये सारे मैंग्रोव्स के जंगलात नज़र आ रहे हैं और अभी हम चलते हैं, आपको करीब से दिखाते हैं। बेसिकली ये जो मैंग्रोव्स के जंगलात होते हैं ये साहिली पट्टी को भी महफूज बनाते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी तूफ़ान और इस तरह के जो आफत आती है उससे जो है वो इसे महफूज रखते हैं और साथ साथ जितनी भी आबी हयात होती हैं वो इसी में नशोनुमा पाती हैं, यानी कि ये उसकी अफजाइश नस्ल में भी जो है वो अपना किरदार सर अंजाम देते हैं। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है और इसकी कितनी इकसाम है ये भी जानेंगे। ये जो अभी हमें नज़र आ रही है तिमर के जंगलात है, आइए चलते हैं। मैंग्रोव्स पाकिस्तानी हुकूमत की 10 बिलियन ट्री सुनामी मुहिम का एक मरकजी हिस्सा भी है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में UNEP के ताउन से पाकिस्तान ने 2023 तक 10 बिलियन दरख्त लगाने का अहद भी किया था। तकरीबन 100 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाने में भी मैंग्रोव्स की वजह से मदद मिलती है। अगर हम बात करें मैंग्रोव्स की वजह से ज़्यादा तादाद में मछलियाँ, केकड़े, झींगे माहीगीरों को मिलते हैं, जिनसे कौमी मईशत को इनकी बरामदात से बेहतरीन फ़ायदा हासिल होता है। ये आप देख सकते हैं ये हम इसके इंतहाई करीब आ गए हैं और इसकी कटाई हो रही है तो क्या हुक्काम माला को खबर नहीं है? सबको खबर है, सबको पता है, छुपा के ये काम
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कोस्टल मीडिया सेंटर के तर्जुमान कमाल शाह साहब मौजूद हैं और इनको कौन नहीं जानता। क्या कहेंगे? अभी हम देख सकते हैं कि हमारे अतराफ़ में मैंग्रोव्स के दरख्त हैं, पूरे ये जंगलात हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जा बजा प्लास्टिक यहाँ पर नज़र आ रहा है, पानी इतना साफ़ नहीं है। इस वक्त हम रेडीकोट में खड़े, माइग्रो की कदीम बस्ती है। यहाँ पे बहुत सारे घने जंगलात हुआ करते थे, बिल्कुल बड़े बड़े दरख्त थे। तो इस वक्त समुद्र भी बड़ा साफ़ था हमारे यहाँ पे। यहीं पे हमारे जो माइगर थे कहीं दूर नहीं जाते थे, यहीं पे फिशिंग क्या करते थे और यहीं से मछली पकड़ के जाके वहाँ पे फ़रोख्त करते। इस वक्त जो ना ये जो बेस कॉलोनी का जो गोबर है वो 1600 के बाढ़ है, उनका जो गोबर है वो समुद्र में छोड़ा जा रहा है। और जो फैक्ट्रियाँ हैं, जून फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों का जो केमिकल है और शहर का जो गंदा सीवरेज का पानी पूरे समुद्र में छोड़े। इसी की वजह से आप ये देख रहे हो कि हमारा समुद्र जो हमारे किनारे हैं, हमारे जो मैंग्रोव है, यहाँ पे सिर्फ आपको काला काला नज़र आ रहा है। सारे ये सीवरेज का पानी है, केमिकल है, ये भैंसों के बाड़ों का गोबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम जंगलात पे खड़े हैं मैंग्रोव के। सिर्फ ये देखने में अंदर से पूरा कटा हुआ है। जो माफिया है, मैंग्रोव माफिया, दो किस्म की माफिया, तो एक मैंग्रोव माफिया, एक लैंड माफिया। मैंग्रोव माफिया क्या करती है, जो नहीं समुद्र का जो जाकर जो लकड़ी काट के शहर में बेचते हैं जाके। और जो लैंड माफिया, उनको ज़मीन की ज़रूरत होती है। इस वक्त कराची शहर में ज़मीनें ख़त्म हो चुकी है, तो वो क्या करें कि जो मैंग्रोव काट कर भराई करके जो है समुद्र को ज़मीन निकालते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे जो माइगर हैं लाखों की तादाद, ये मैं कराची की बात करूँगा, 129 किलोमीटर की सारी पट्टी मुबारक विलेज से लेकर लट बस्ती तक हमारे जो घने जंगलात थे और दिन रात इसको काट रहे हैं। काटने की वजह से जो हमारे माइगर हैं यहाँ पे जो मैंग्रोव के जो जंगलात हैं, इनमें मछली आके अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। आस्ते आस्ते सारी चीज़ ख़त्म होती जा रही है। हमारे माइगर अब बहुत दूर जाते हैं। ये ख़त्म होते जाएंगे, इनको क्या नुकसान होगा माइगरों को? सिर्फ माइगरों को नुकसान नहीं है, ये पूरे कराची शहर को नुकसान है। खुदा न खासा कोई साइक्लोन आता है, कोई तूफान आता है, तो कराची को जो 5 मिनट में तबाह होने में देर नहीं लगेगी। ये मैंग्रोव की अगर आज कराची बची हो तो मैंग्रोव की वजह से, अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करते तो एक मैंग्रोव जो आजकल जो इदारे हैं वो क्या कहते हैं कि मैंग्रोव लगाओ, सिंध हुकूमत बोलती है कि करोड़ की तादाद में मैंग्रोव लगाओ। तो मैंग्रोव के छोटे पौधे लगाओगे तो उसको बड़ा होने में 20 साल लगेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई लगाने से बेहतर है कि उसको जो हमारे मैंग्रोव के जंगल उसको बचाओ। उसको अगर हम बचाएंगे नहीं, कटने से नहीं बचाएंगे, इसके लिए कानून बनाया जाए, बिल्कुल काटने वालों को जो है सज़ा दी जाए। इनको जो है अगर ये गिरफ्तार भी होते हैं तो इनको जो है जमानत पे छूट जाते हैं, दोबारा अपना काम करना शुरू बिल्कुल। कर देते हैं। कई सालों से काट रहे हैं, लाखों एक्टर्स ज़मीन पे जो है मैंग्रोव से अभी कट करके मेरे ख्याल में 50-60 एक्टर्स पे जाके रहा है। वो भी आपको जो है बाहर से देखने में आ रहा है, अंदर से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खोखला ये जो हमें भी नज़र आ रहे हैं बिल्कुल अतराफ में, ये अंदर से खोखले हैं बिल्कुल। आप अंदर आप जा सकोगे तो आप देख लो जाके, बिल्कुल अंदर कोई भी मैंग्रोव नहीं है, सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए कि मैंग्रोव है। लेकिन अगर इसको इस तरह काटते रहेंगे तो मैं समझता हूँ जो लाखों माइगर बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये बिल्कुल हमारी जो ऑक्सीजन देता है, ये कराची शहर की जितनी भी ऑक्सीजन जो धुआं है उसको जब्त करता है। सही, और दरख्तों के मुकाबले में 18% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ये बिल्कुल जब्त करता है। तो इसको काटोगे तो बड़ी तबाही आएगी, लाखों की तादाद में माइगर बेरोजगार होंगे। क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? देखो, हुकूमत को इनके जो मैंग्रोव के हवाले से कोई पॉलिसी बनाए माइगरों के लिए कि मैंग्रोव माफिया को जो काटते हैं उनको बिल्कुल रोका जाए। देखो, इनके इंस्पेक्टर भी हैं, इसका महकमा भी है, महकमा जंगलात। देखो, वो इस पर तवज्जो देता नहीं है। उनके इंस्पेक्टर जो हैं उनके पास स्पीड बोट हैं, वो सिर्फ सोए हुए हैं वहाँ पे, मैंग्रोव कट रहा है, उनको पता नहीं है। सही, अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा आने वाले सालों में हम क्या देखते हैं? बिल्कुल ख़त्म हो गया मैंग्रोव। पूरे कराची शहर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इनको अगर इस मैंग्रोव को बचाना तो माइगरों को बचाओ, कराची शहर को बचाओ, और उसको जो कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई इसके लिए लाएअमल तैयारी किया जाए, कौमी और सूबाई असेंबली इसके हवाले से आवाज़ उठाई जाए तो ये बच सकता है। अगर जो है वो इदारे अपना काम जो है वो सही तरीके से सर अंजाम दें तो इन मैंग्रोव्स को बचाया जा सकता है। और ये मैंग्रोव्स बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा कराची शहर, अक्सर आपने देखा होगा हम सुनते हैं फलाना तूफ़ान आ रहा है, फलाना तूफ़ान आ रहा है, वो इन तूफ़ानों से कैसे बचता है? वो इन मैंग्रोव्स की वजह से ही बचता है।
बड़ी तादाद का रोजगार समंदर से वाबस्ता है, जहां से वो मछलियां और दीगर आबी हयात को पकड़ते और बेचते हैं और सालों से ये वहां रह रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल पहले से कुछ मुख्तलिफ होती जा रही है। जो शिकार इनको बड़ी तादाद में मिलता था, अब इसमें कमी वाक़ई होती जा रही है। अब उन्हें समंदर में काफ़ी आगे तक जाना पड़ता है। अक्सर मौसम की ख़राब सिचुएशन की वजह से कई दिन उनकी लांचें खुले समंदर में बीचों बीच फंस जाती हैं, जिसकी वजह से माहीगीरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। इस हवाले से हम उनसे मालूम करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और मैंग्रोव के जंगलात किस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अच्छा, अब आपको क्या परेशानी होती है? पहले तो आप वहीं किनारे पे ही मछलियाँ पकड़ लिया करते थे, अब समंदर के बीचों बीच आना पड़ता है, कई दफ़ा काफ़ी दिन रुकना भी पड़ता है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था, यहाँ पे मछली मिल जाती थी। अभी जो इस आलूदगी की वजह से यहाँ पे मछली बिल्कुल ख़त्म हो गई, एक दाना भी नहीं है। अभी हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, 4 घंटे का सफ़र होता है और वहाँ पे हमको 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, कभी तो हफ्ता भी निकल जाता है। तो क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? वजह तो ये है कि यहाँ पे गंदा पानी, केमिकल वगैरह यहाँ पे बहुत हो गया है। इसकी वजह से यहाँ पे मछली तो बिल्कुल आती ही नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है काफ़ी दिन तक समंदर के बीच में रहे हों? जाहिर सी बात है, समंदर के बीच रहना आसान काम तो है नहीं ना, लेकिन रोज़गार के लिए रहना पड़ता है, तो क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं? वहाँ पे तो हमको बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। कभी तेज़ हवा भी लगती है, बारिश भी होती है, तो वहाँ पे हमको निकलना पड़ता है। ऐसे खाली आएंगे तो हमारा भी कुछ भी नहीं होगा, पीछे बच्चे भी हैं तो उनका भी। और समंदर तो किसी का दोस्त नहीं होता ना, कुछ नहीं पता आज क्या है और कल क्या है, लम्हे की खबर नहीं होती। वहाँ पे तो समुद्र तो वैसे भी किसी का दोस्त नहीं है। कश्तियाँ भी छोटी हम लोग लेके जाते हैं, तो डूबने का बहुत खतरा वहाँ पे होता है। ऐसे मुश्किलात हमको आते हैं, फिर भी हम लोग क्या करें, गुजर तो करना पड़ता है। जब आप जाते हैं, आप देखते हैं आप लोगों के सामने कटते हैं ये जंगलात वगैरह? ये तो हमारे आगे आँखों के सामने काट रहे होते हैं, पर हम तो उनको कुछ बोल ही नहीं पाते ना, क्योंकि उनके पास भी कभी हथियार होते हैं तो वो हम पे फायरिंग भी कर देते हैं। आपने खुद देखा है अपनी आंखों से? हमने खुद देखा है, हम पे गोलियां भी चली हैं, वो जान बचा के भागे हैं और क्या करें। अभी जो आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें आप जाते हैं, कितने दिन तक ठहरना पड़ता है समंदर के बीच में, तब जाके इतना माल आता है कि उसमें से कुछ कमा सकें? अभी तो हमको ऐसे लग जाते हैं 10 दिन लग जाते हैं, 12 दिन लग जाते हैं, उसके बाद हमको कुछ मिलता है तो हम लेके आते हैं, वरना 15 दिन के बाद आना पड़ता है। जब हवाएं तेज चलती हैं तो फिर आप इन्हीं मैंग्रोव में पनाह लेते हैं? हाँ, हम लोग तो इन्हीं में पनाह लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं पनाह लेने के लिए, और इनमें जा चल के छुपते हैं। ये बहुत सहारा देते हैं हमको बाहर। और अगर इन्हें ही काटा जाता रहेगा, इसी तरह से रोका नहीं गया, तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। कहीं कुछ कहना चाहते हैं अरबाब इख्तियार से, या जिन लोगों की जिम्मेदारी है महकमा जंगलात से, कुछ कहेंगे? हम क्या कहेंगे, बहुत बार बोला है लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है। कोई आए उनको मना करे कि भाई ये नहीं काटो, किसी का सहारा है, वो तो नहीं है। यहाँ पे माफिया है, बेसिकली ये माफिया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ माहीगीर समाजी संगत के चेयरमैन यूनुस साहब मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंग्रोव हमारी ज़िंदगी में इस तरह है कि अगर ये मैंग्रोव नहीं होता तो हमारे लिए समुद्री हयात इस कोस्ट में नहीं होती। मैंग्रोव ये लाखों साल का तसलसल है दरियाए सिंध का समंदर में आने का। दरियाए सिंध और समंदर जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो पानी ठहरता है, उस पानी के ठहराव की वजह से दरियाए सिंध अपने साथ जो सिलट ले आता है, वो सिलट जो है रुक कर आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड की शक्ल में आती है, और उसी आइलैंड के ऊपर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट उगकर लाखों साल का ये तसलसल है। तब जाके ये सिंध की 350 किलोमीटर जो कोस्ट है, उस कोस्ट के अंदर 300 से ज़्यादा ये आइलैंड वजूद में आए हैं। और इन 350 किलोमीटर की जो कोस्ट है, इसके अंदर 17 से ज़्यादा क्रीक्स हैं जो ओपन सी से इन आइलैंड की तरफ आते हैं, और ये क्रीक्स जो नेचुरली फितरी अमल है जिससे इन क्रीक्स के और आइलैंड्स के दरमियान 350 के करीब आइलैंड्स वजूद में आए। तकरीबन 7 लाख एकड़ ज़मीन पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद था। इस वक्त ये 75,000 से 60,000 एकड़ पर सुकड़ कर आ गया है।
60 के बाद दरिया सिंध के पानी को ऊपर डैम्स बैराज बनाकर रोका गया है, तो आइलैंड्स के वजूद में आने वाला तसलसल ख़त्म हो गया और खुला समंदर जो है उस समंदर को के किनारों पर जो सिलेट की तह बनना शुरू होती है वो तह बनना बंद हो गई है, जिस वजह से अब खुला समंदर भी आइलैंड्स को खाता हुआ उसकी एरिया को कम करता जा रहा है, जिसकी वजह से मैंग्रोव का फॉरेस्ट भी कम हो रहा है। दूसरी इसकी वजह ये है कि कराची शहर जितना फैला है गैर प्लानिंग तौर पर 2.5 करोड़ के शहर के अंदर बसने वाले लोग अगर 5 लीटर रोज़ाना पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि वो पानी साफ़ सुथरा पानी जो दरिया सिंध से आता है वो पानी गंदा करके पूरे शहर के लोग इस समंदर के अंदर जब डालते हैं तो ये समझो कि 10 करोड़ गैलन से ज़्यादा गंदा पानी जब इन आइलैंड्स के अंदर आता है तो उसका असर पूरी सी लाइफ पर आता है। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि विदाउट ट्रीट किए जो है वो आप जो अपना वेस्ट है वो समंदर में बर्थ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यही होता है। तमाम इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट होता है वो विदाउट ट्रीटमेंट के जाता है और तमाम जो कचरा है वो सब समंदर में जाता है, जिसकी वजह से माहीगीरों को अब समंदर के बीच में जाना पड़ता है अपने रोज़गार के लिए। मैं अपनी बचपन की आपको बात बताऊं कि जहां हम खड़े हैं इस जगह पर हम डोरी डालते थे तो हम टोकरा मछली का भर के अपने घर ले जाते थे और वो अपनी ज़रूरत की मछली लेके उसके बाद उसको सेल करते थे, अपना हमारे रोज़गार का सिलसिला बनता था। अब ये सिलसिला बंद हो चुका है। अब हमें इस किनारे से रेड़ी गोट या बीच जितना है वहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ता है। इन फॉरेस्ट के अंदर 3 क्रीक्स तक तो झींगे मछली के लिए पानी के अंदर जब गंदा पानी आ जाता है तो ताज़ा ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। आप मनोड़ा क्रीक के अंदर मछली नहीं मिलेगी, गिजरी क्रीक के अंदर मछली नहीं मिलेगी, कुरंगी क्रीक के अंदर मछली नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना गंदा पानी आ चुका है कि इन 3 क्रीक्स के अंदर ताज़ा ऑक्सीजन जो पानी में होती है समुद्री हयात के लिए ज़रूरी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो 350 किलोमीटर का एरिया है ये नर्सरी एरिया है। ये न सिर्फ सिंध के लिए नर्सरी एरिया है बल्कि बलूचिस्तान के लिए नर्सरी एरिया है, पूरी खलीज फारस के लिए नर्सरी एरिया है। जो नेचुरल कुदरती सिस्टम होता है इस फॉरेस्ट के अंदर, जो झींगे मछली के बच्चे बड़े हो जाते हैं वो फिर पानी के लो टाइट और हाई टाइट के हिसाब से खुले समंदर में चली जाती है, फैल जाता है पूरी ये अरबिक सी के अंदर। तो यानी ये जैसे जैसे कम होते जाएंगे उनकी अफजाइश भी कम होती जाएगी। उनकी अफजाइश कम होती जाएगी। हमारे मुल्क के लिए जो अरबों डॉलर्स का ज़राई मुबादला आता है वो कम हो जाता है और उससे कम होने से दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे मुल्क के लोगों के लिए जो समुद्री हयात खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती है वो कम हो जाएगी और जिनका रोजगार वाबस्ता है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रोजगार, ये 25 लाख से ज़्यादा माहीगीर इससे रोजगार से वाबस्ता है। वो 25 लाख माहीगीर बेरोजगारी को तो छोड़िए, फाका कशी की नौबत तक पहुंच गई ये बात कि ये मछली की तादाद इतनी कम हो गई है कि हमें पूरी मछली नहीं मिलती है। अगर इस वक्त ये मैं आपको इस हफ्ते की बात बताऊं, जितनी भी सैकड़ों की तादाद में हमारी कश्तियां गई हैं तो वो सब की सब खाली आई हैं। किसी के पास 5 किलो झींगा भी नहीं है, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने झींगा लाया तो 10 किलो झींगा लाई है वो 1 हफ्ते के अंदर। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमें 10 किलो झींगा मिला है इसका मतलब हम 25,000 रुपये का सामान ले गए, डीजल बर्फ़ आयर, तो 25,000 की जगह पे हमें सिर्फ 10,000 के झींगे मिले। उससे क्या हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या अपने अखराजात निकालेंगे? इस वजह से हम वक्त के हुक्म से मुतालबा करते हैं कि शहर का गंदा पानी और इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी, उसके लिए जो आप लोगों ने जो इसको ट्रीटमेंट प्लांट लगाए वो सब के सब फेल पड़े हैं। EPA की रिस्पांसिबिलिटी है ना ये चेक करना। बिल्कुल, ये वो सब के सब ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हुए हैं, फेल पड़े हुए हैं। इन प्लांट्स को फाल करें और किया जाए और चेक किया जाए और उसके बाद पानी जो है वो यहाँ पे छोड़ा जाए, ट्रीट किया हुआ पानी समंदर में डालें। उससे दूसरा एक जो नुकसान और हो रहा है, देखिए ये सिर्फ गंदा पानी ही नहीं आ रहा है, इस गंदे पानी के साथ साथ लाखों टन प्लास्टिक आ रहा है और वो प्लास्टिक जब समंदर की तह में जाके बैठ जाता है तो इस वक्त जहाँ हम रेडी क्रीक में खड़े हैं, इस रेडी क्रीक की आज से 7 साल पहले जब हमारा एक बंदा इसमें डूब गया था, उसको निकालने के लिए हम जब गोताखोरों की टीम यहाँ लाए तो उस टीम ने जाके देखा कि वो डेड बॉडी जो थी वो ये सारे क्रीक्स वी टाइप पे बने हैं।
तो वी टाइप का जो सेंटर होता है इस सेंटर के अंदर इस वक्त 9 फुट से ज़्यादा गोबर भरा हुआ है। वो गोबर सारा भैंस कॉलोनी और उन सारे भैंसों के बाड़े जो है ना, उनका पानी बगैर ट्रीट किए हुए यहाँ डाला जाता है। उस गंदगी के अंदर मछली जिंदा नहीं रह सकती, ऑक्सीजन नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है, इनका जो गंदा पानी है इसको समंदर में ट्रीट किए बगैर न डाला जाए। जितने भी ये कैटल कॉलोनीज़ हैं, उनका जो गोबर वाला पानी है उससे बायोगैस के प्लांट लगाए जाएं, ताकि वो मुल्क की ज़रूरियात पूरी हो जाएं, इन आबादियों की गैस की ज़रूरियात पूरी हो जाए और यहाँ ये हमारा ओशन, हमारा किनारा, हमारी क्रीक्स साफ़ रहे। मैंग्रोव्स के जंगलात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इनसे जहां समंदरी हयात को पनाह मिल रही है, वहीं साहिली पट्टी पर आबाद लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार मिल रहा है। लेकिन जब से कुछ लालची लोगों ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए इन जंगलात को काट कर इसकी लकड़ी को तिजारती मकासद के लिए औने पौने दामों बेचना शुरू कर दिया है, इनकी बका को सख्त खतरा लाहक हो गया है। वही मुल्की मईशत और माहीगीरी की सनत को भी खतरा है। मैंग्रोव्स के जंगलात की हिफाजत के लिए महकमा जंगलात सिंध अपना काम करता है, ताकि इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से हम बात करेंगे रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, मैंग्रोव्स के जंगलात को इस वक्त ख़तरा लाहक है? कोई शक नहीं है कि मैंग्रोव्स जो माहीगीर है, जो माहीगीर तबका है, उसके लिए मैंग्रोव्स इतनी ही ज़रूरी है जितना समंदर का पानी ज़रूरी है। अगर समंदर में पानी नहीं हो तो फिर माहीगीर का कोई तस्वर नहीं है। तो इसी तरीके से मैंग्रोव्स जो है ये ऑक्सीजन है इन माहीगीरों के लिए, और जो कि एक अलमिया है जिसकी सख्त इस वक्त मैंग्रोव्स की तबाही हो रही है। और इस पर लास्ट टाइम हमारी चीफ मिनिस्टर सिंध से बात हुई और मैंग्रोव्स के हवाले से एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और काम सिंध हुकूमत कर रही है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि हमारे माहीगीरों में इस चीज़ की आगाही करना कि ये मैंग्रोव्स कितने हमारे लिए अहम। बिल्कुल, देखिए, इनका तो रोजगार यहाँ से वाबस्ता है ना। आप भी हयात की नशोनुमा भी, अफजाइश भी वहीं पर होती है। अगर ये उसी को काट देंगे तो ये एक तरीके से अपना रोजगार भी ख़त्म कर रहे हैं। अपना रोजगार भी और अपनी जिस्म ही खुद काटने वाली बात हो जाएगी। और मैं आपके चैनल को और आपको इस पर सराहता हूँ कि आप लोगों का एक ये बहुत अच्छा अमल है। इससे यकीनन जब आपके व्यूअर्स सुनेंगे और ये माहीगीर सुनेंगे, इससे एक आगाही का एक अच्छा आप लोगों ने निश्चित किया है। अच्छा, एक तरफ हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो दरख्त लगाए जा रहे हैं और ये शजरकारी की मुहिम जारी है, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं क्योंकि सिंध में इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है मैंग्रोव्स का, इसकी कटाई हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत अपने इक़दाम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वफाक सिंध के साथ सौतेला माँ वाला सलूक कर रही है। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि जब इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर बढ़े हैं तो इनको चाहिए कि जो हमारे सूबे के बॉर्डर हैं 12 नॉटिकल माइल से वो बढ़ने चाहिए, वो अभी तक नहीं बढ़े। उसकी हमने इस्तेदाद की है वफाकी हुकूमत से, और ख़ान साहब को अल्लाह करे आपके ही तवज्जुह से उनको ये बात एहसास हो कि ये मैंग्रोव्स भी उतने ही ज़रूरी है, यहाँ पर भी वो अपना हिस्सा डाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत हमेशा अपने लोगों के साथ, माहीगीरों के साथ खड़ी, और इसमें हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी तफसील इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत इस मामले में, जैसे अभी हम चाहते हैं आगे पोर्ट कासिम आ जाएगा, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ आएंगी वफाकी हुकूमत के अंडर में, उसमें फिर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि बारहा जब हम बात करते हैं
वफाक से कि सिंध के हकूक़ की बात की जाए, सिंध का हिस्सा दिया जाए, उसकी वजह ये है। चूँकि ये जो जंगलात काटे जा रहे हैं, ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं, यहीं के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो इसकी रोकथाम कैसे? जैसे कि आपने कहा कि इनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, इनमें आगाही की ज़रूरत है। जब इनको आगाही आ जाएगी तो फिर ये काम नहीं करेंगे, तो उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन बनाई जा रही है? क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कैसे इनको अवेयर किया जा रहा है? जैसे कराची शहर है, इसमें पूरा पाकिस्तान आके बसता है, इस तरह जो बेसिक माइकीर है, जो बाई बर्थ आज इनकी नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, उनको तो आगाही है, उनको तो पता है, लेकिन ये दुनिया और कराची बढ़ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सूबों के लोग भी आके अब माइकीर की शोबे से वाबस्ता हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे अनासर हैं जो बीच में इन चीज़ों को उस तरीके से केयर नहीं करते, लेकिन माहीगीर को, जो माहीगीर है, जो बेसिक माहीगीर है, मोनाफाइड माहीगीर है, उसको पता है कि ये मेरी ही ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर मैंग्रोव सही, और जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम कम्युनिटी बेस भी उनके अगेंस्ट एक मुहिम चला रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल हो गए उनके खिलाफ बरादरी राज भी उनके अगेंस्ट खड़ी होगी, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी। और पुलिस के ऊपर भी हमारी लास्ट टाइम पोर्ट कासिम अथॉरिटी, कस्टम, कोस्ट गार्ड और फिशर फोरम, जो हमारा यहाँ एक फोरम है फिशर फोरम के माहीगीरों का, उनके साथ और जो फिशरीज़ के महकमे हैं उनके साथ बैठ के हमारी एक मीटिंग हो चुकी है, जिसका सिलसिला चल रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि रूल्स और उसके मुताबिक जिसकी कमी थी वो हम पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन बहरान मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? पाकिस्तान फिशर फोक फोरम एक फलाई इदारा है जो फिशरमैन कम्युनिटी की रहनुमाई भी करता है, उनकी फलाई बहबूद के लिए काम भी करता है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जिनको हम लोग हाईलाइट करें। सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है कि क्योंकि अभी डिटेन फिशरमैन के हवाले से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अभी तक किसी ने जो है ना वो आवाज़ को जो है ना वो रेज़ नहीं किया है, तो हम डिटेन फिशरमैन के हवाले से भी काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो है हमारे जो क्लाइमेट जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारे रोज़गार को जो है ना वो काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हम फिशरमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारा समंदर जो है ना वो रोज़ी का प्याला है। तो इसमें से एक तो जो है वो कुरंगी के और लियारी नदी के जो भी सीवरेज का सिस्टम है वो विदाउट ट्रीट क्या वो समंदर में जो फेंक रहे हैं, उससे भी जो है ना वो ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है। इससे जो हमारी मछली की जो है ना वो नस्ल कशी भी हो रही है, और साथ साथ इसमें हमारे माहीगीरों में जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी वो जन्म ले रही हैं। उसके साथ साथ ये है कि हमारे जो तिम्मर जो है ना वो तिम्मर हम जो है अब ऐसा समझते हैं कि ये नमक को बर्दाश्त करने वाला एक बहुत ही नुमाया दरख्त है, और ये हमारी जो है वो मछलियों के लिए एक नर्सरी है। यहाँ पर झींगे और मछलियों की जो है ना वो अफजाइश वो होती है, पैदावार होती है, और साथ साथ जो है ना वो एक ये ऑक्सीजन की तरीके से भी काम करता है। अगर हम प्रीवियस की अगर बात करते हैं तो 1986 में जो था ये 6 लाख हेक्टेयर से भी जो है वो तिम्मर की जो है वो फैला हुआ था। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं 2005 में, तो अभी जो ये आके हमारा जो समंदर जो उसको बड़े पैमाने पे काटा गया है, जिसमें मुख्तलिफ माफिया जो है वो इंक्लूड है। उन्होंने जो है अभी जो है आकर जो 87,000 हेक्टेयर पर जो है आके छोड़ा है। अब बात करते हैं कि हमारे उन्होंने कहा था कि 2007 में इसके जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से एक जो है वो मैंग्रोव प्लांटेशन की गई थी, जो उन्होंने तो इनिशिएट लिया, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने IUCN को रखा तो उन्होंने जो है ना उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जबकि 2005 में 86,000 हेक्टेयर पर हमारे जो है मैंग्रोव थे मुश्तमिल थे, लेकिन अगर हम फिर अगर बात करें 2007 में जो वो 86,000 से लेके जो है ना वो 70,000 पर आ गए। तो ये सारे मामला हैं जो इस पर हम लोग कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें जो है ना वो एक तो बहुत बड़ी माफिया जो है ना वो इसमें मुलव्वस है, जो इसको बड़े पैमाने पर जो है ना वो काट रही है। तो इसके हवाले से पाकिस्तान फिशर फोरम ने काफ़ी जो है ना वो एहतजाज भी किए हैं, रैली मुजाहरे भी किए हैं, और अपनी आवाज़ को जो है ना मेहमानों तक भी पहुँचा है, क्योंकि ये हमारा रोज़ी का प्याला है। और इस प्याले में जितने भी मुख्तलिफ जो हमारे कुदरती वसाइल हैं, हमारा जो सबसे मेन जो कुदरती वसाइल वो है हमारे जो है तिम्मर के जंगलात हैं। अगर इनको अगर बड़े पैमाने पे काटा गया तो मैं समझता हूँ कि एक दिन जो है ना वो जो हमारा जो कराची है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा है, उसको जो है ना वो साइक्लोन या ऐसे बड़े बड़े तूफानों का भी जो है ना वो सामना करना पड़ेगा। तो हम हुकूमत से भी यही अपील करते हैं कि एक जो हमारे मुराद अली शाह साहब ने एक नोटिस जारी किया है ट्विन्स आइलैंड के हवाले से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना उस पर डेवलपमेंट के काम भी किए जा रहे थे। अब जो है अभी उनको इस इलाके को जो है ना वो मैंग्रोव प्रोटेक्शन एरिया करार दिया गया है। तो हम इनसे अपील करते हैं, तो PFF ऑलरेडी इन चीज़ों पर काम कर रही है, माहीगीरों के मुख्तलिफ इशूज़ पर काम कर रही है। तो हम चाहते हैं इनसे एक हमारी रिक्वेस्ट है
कि अगर इस जो हमारे जो ट्विन्स आइलैंड है डिंगी और भुंडार को जो आपने मैंग्रोव प्रोटेक्शन एरिया करार दिया है, तो वहाँ पर अगर बड़े पैमाने पर अगर हम लोग अगर वहाँ पर मैंग्रोव की प्लांटेशन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है ना उसमें बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, और अभी से करेंगे तब आ सकती है, क्योंकि मैंग्रोव का जो एक दरख्त लगाया जाता है उसको बढ़ने में कितना टाइम दरकार होता है? काफ़ी अर्सा लग जाता है। दरख्त बनता है उसको 20 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप ये जो अगर चीज़ें आप देख रहे हैं तो उनको 2 साल 3 साल लग जाते हैं कि वो एक मैंग्रोव की शक्ल आ जाती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा दरख्त बन जाए तो उसको 20 साल 25 साल 30 साल भी लग जाते हैं, यानी टाइम दरकार होता है। अभी से कुछ किया गया तो फिर अभी से अगर मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत अभी से अगर इनिशिएट लेना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक जो है ना जो मैंग्रोव प्रोटेक्शन एरिया जो हमने करार दिया है डिंगी और भुंडार को, तो वहाँ पर हम अच्छे तरीके से प्लांटेशन भी कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे जो रेडी और चश्मा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, क्योंकि हमारी जो कोस्टल बेल्ट है वैसे तो पूरे पाकिस्तान की जो है ना वो 1000 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं तो वो 129 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। तो 129 किलोमीटर की हमारी साहिली पट्टी पर अगर मैंग्रोव प्लांटेशन की गई तो मैं समझता हूँ कि हमारे रोज़गार में भी बेहतरी आएगी, हमारे माहीगीर भी खुशहाल होने शुरू हो जाएंगे, और जो दूसरे हम जो इश्यूज़ देख रहे हैं जो हम आए दिन जो है वो तूफ़ानों के ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी काफ़ी हम जो है ना चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशबहा नेमतों से नवाजा है, जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। लेकिन इन नेमतों की कदर करना और इनका ख्याल रखना बहैसियत शहरी हम सब की जिम्मेदारी है। मैंग्रोव के जंगलात मुल्क की मईशत में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं, क्योंकि माहीगीरी एक ऐसी सनत है जिससे लाखों अफराद जुड़े हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं। पाकिस्तान में इन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इदारे और कई लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत भी इस सिलसिले में कई मंसूबों का ऐलान कर चुकी है ताकि इन कीमती जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। लेकिन चंद बेज़मीर अफराद के लालच और ज़ाती मफाद ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को खतरे में डाल दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत मुतालिका इदारों और मकामी कम्युनिटीज़ को अपना फाल किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि मैंग्रोव के जंगलात को लाहक खतरात दूर हो सकें। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच के सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।